नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जसवार और फिर से लेकर हाजिर हूं मैं दोस्तों हिस्ट्री की एक धांसू क्लास, जिसमें दोस्तों हम प्राचीन इतिहास को आज समाप्त कर देंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे कई जितने भी टीचिंग एग्जाम आए उनसे निचोड़ कर निकाल कर लाए हैं दोस्तों, और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। तो दोस्तों एक सरसरी निगाहों से आप बस एक बार देख के चले जाएगा, निश्चित ही आपको हूबहू प्रश्न एसटीजीटी मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, वशिष्ठ के अग्निकुल सिद्धांत से चार प्रमुख राजपूतों की उत्पत्ति वो हैं। आपको पता है दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ ने माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू पर अग्नि युग क्या बोलते हैं उसको, यज्ञ किया था, और वहां से चार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। वो कौन कौन से हैं वही पूछ रहा है दोस्तों, बताएं। जिसे अग्निकुल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से हैं दोस्तों? चौहान, प्रतिहार, परमार जिसे पवार भी बोलते हैं, चालुक्य, सोलंकी। तो कौन कौन से दोस्तों वशिष्ठ के अग्निकुल सिद्धांत से चार राजपूतों की उत्पत्ति हुई? कौन कौन से? चौहान, प्रतिहार, परमार और चालुक्य, जिसे सोलंकी भी बोलते हैं। चौहान, प्रतिहार, परमार और चालुक्य। नेक्स्ट हमारा, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? आपको पता है चंदेलों ने क्या बनवाया था दोस्तों? कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था। तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? नन्नुक। नन्नुक जो था चंदेल वंश का संस्थापक था। कंदरिया महादेव मंदिर किस चंदेल शासक ने बनवाया था, बताएं दोस्तों। कंदरिया महादेव मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो किसने बनवाया था दोस्तों? धंगदेव ने। तो नेक्स्ट हमारा, परमार वंश की स्थापना किसने की थी? परमार वंश की स्थापना किसने की थी, बताएं दोस्तों। तो किसने की थी दोस्तों? उपेंद्र कृष्ण राज ने परमार वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा, त्रिपक्षीय संघर्ष कौन कौन शामिल था? त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था, बताएं दोस्तों। जब हर्ष की मृत्यु हो गई तो बहुत सारे छोटे मोटे जो राज्य थे वो उभर कर आने लगे, और सबका एक मुख्य केंद्र होता था दोस्तों कन्नौज। उसमें सेंटर था, जिसे दक्षिणापत्र या मतलब समझ लीजिए कि जिस तो उस समय दिल्ली, मुगल काल में दिल्ली सेंटर था, उस समय कन्नौज सेंटर था, और उसमें तीन जो राज्य थे वो निकल कर आए। कौन कौन दोस्तों? तो पश्चिमी संघ में कौन कौन शामिल था दोस्तों? तो प्रतिहार जो थे वो इधर से अपना वो कर रहे थे, पाल आपका पूर्व से कर रहे थे, चोल वंश नीचे ही था मतलब दक्षिण में, और राष्ट्रकूट जो था उत्तर पश्चिम दक्षिण में वो था। और ये सबका एक ही ध्येय था कि किस पे करना? कन्नौज पर आपका अधिकार कर लेना। तो बीच बीच में कभी होता था कि देवपाल के समय जब पाल वंश मौजूद हुआ तो वो कभी अधिग्रहण कर लेता, कभी राष्ट्रकूट में वत्सराज के समय, मिहिर भोज के समय। तो लास्ट इसको शुरू कौन से किया था दोस्तों? त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू कौन किया था? वत्सराज ने। मतलब राष्ट्रकूट का क्या बोलते हैं इसको संस्थापक वत्सराज ने शुरू किया था, और उसे खत्म कौन किया था दोस्तों? मिहिर भोज ने। मतलब राष्ट्रकूटों ने ही त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू किया और राष्ट्रकूटों ने ही उसको समाप्त भी कर दिया था। तो दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? प्रतिहार, पाल, चोलवंश और राष्ट्रकूट। अगला है, त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार वंश वत्सराज ने शुरू किया था, और प्रतिहार मिहिर भोज ने जीतकर खत्म कर दिया। जैसे मैं बताया आपको दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार वंश वत्सराज ने शुरू किया था, और प्रतिहार मिहिर भोज ने ही जीतकर उसे खत्म भी कर दिया। नेक्स्ट हमारा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? नरसिंह देव या गंगवंश या ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट, बताएं दोस्तों। तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? तो नरसिंह देव द्वारा बनाया गया है, जो किस वंश से संबंधित थे दोस्तों? तो गंग वंश के से संबंधित थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर काफी फेमस है दोस्तों, ये यूनेस्को की लिस्ट में भी है, जिसे आप ध्यान रखिएगा कि नरसिंह देव ने इसे बनवाया था। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने या मिहिर भोज ने? तो मिहिर भोज तो दोस्तों उसी तरह नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि कौन सा राष्ट्रकूट शासक था। तो सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी, और सेन वंश में
सबसे एक महान शासक कौन था दोस्तों? लक्ष्मण सेन। अगला है परमार वंश के प्रमुख शासक कौन थे? मुंज और भोज, बताए दोस्तों कौन? तो परमार वंश के प्रमुख शासक कौन थे दोस्तों? मुंज और भोज। मुंज और भोज। अब मिहिर भोज और भोज में कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, मिहिर भोज राष्ट्रकूट वंश का शासक था और परमार वंश का भोज है। तो मंज देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है, मुंज ने चालुक्य नरेश द्वितीय को 7 बार हराया था। जो चालुक्य नरेश द्वितीय था उसे कितनी बार हराया था दोस्तों? मुंज ने 7 बार, और संस्थापक भी था किसका? परमार वंश का। मुंज के दरबार में प्रसिद्ध कवि पद्मगुप्त, धनिक, मतलब एक मिनट दोस्तों कलर चेंज कर लेता हूं मैं। मतलब मुंज के दरबार में दोस्तों प्रसिद्ध कवि पद्मगुप्त रहता था दोस्तों, पद्मगुप्त, धनिक रहता था, भट्ट था, धनंजय था, और पद्मगुप्त की सबसे महान रचना कौन थे दोस्तों? नवसाहन चरित्र लिखा था। पद्मगुप्त ने नवसाहन चरित्र लिखा था। तो मंजू के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन कौन था दोस्तों? पद्मगुप्त था, धनिक था, भट्ट था, धनंजय था। इतना डिटेल में पूछेगा तो आपको पता सकता है। अधिक से अधिक वो 2 इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पद्मगुप्त और धनिक, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध कवि थे। किसके दरबार में? मुंज के दरबार में। और पूछ ले कि किस वंश के दरबार में थे दोस्तों? तो परमार वंश में ये दोनों कवि थे। अगला देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको। मैं सोचता हूँ दोस्तों कि अधिक से अधिक आपको फैक्ट दे सकूँ, केवल क्वेश्चन कराना, आंसर कराना कोई मकसद नहीं है कि आपको मैं 4 ऑप्शन लेकर आऊँ, आपको बता दूँ ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं, ये गलत है, तो कोई इसका मतलब नहीं होगा दोस्तों। कम से कम जो भी आपके पास फैक्ट जाए ताकि आप उसको रिवाइज करके और परीक्षा में आपके काम आए। अगला है दोस्तों, मुंज ने मुंज सागर झील भी बनवाई थी। भोज परमार ने अपनी राजधानी धारा को बनाई थी, जहां उसने एक संस्कृत विद्यालय खोला था। तो दोस्तों मुंज ने मुंज सागर झील बनवाई, तो खैर इसको पता चला मुंज ने बनवाई थी, तो समझ में आ रहा है। हाँ, ये पूछ सकता है कि मुंज सागर झील किस वंश ने बनवाया था? तो परमार वंश ने, ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला है, भोज परमार ने अपनी राजधानी धारा को बनाई थी, जहां उसने एक संस्कृत विद्यालय खोला था। भोज की प्रसिद्ध पुस्तक सम्रांगण सूत्रधार है, जिसका विषय क्या है दोस्तों? स्थापत्य कला। नेक्स्ट हमारा, बंगाल में पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने या धर्मपाल ने? बताया दोस्तों। तो बंगाल में पाल वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गोपाल ने। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी, लेकिन पाल वंश में धर्मपाल ने विक्रमशिला बिहार बनवाया था। बिहार में विक्रमशिला बिहार, जो समय तो 4 फेमस तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, ये सब। तो विक्रमशिला कौन बनाया था दोस्तों? धर्मपाल ने बनवाया था, जिसे बाद में बख्तियार खिलजी ने उसे नष्ट कर दिया था। अगला है, खजुराहो का कौन सा मंदिर अपनी बनावट के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो का कौन सा मंदिर अपनी बनावट के लिए प्रसिद्ध है? बताएं दोस्तों। खजुराहो का कौन सा मंदिर अपनी बनावट के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कौन सा मंदिर है दोस्तों? कंदरिया महादेव मंदिर। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? बल्लाल सेन या लक्ष्मण सेन? तो दोस्तों सेन वंश की स्थापना किसने की थी? बल्लाल सेन ने। बल्लाल सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी, जिसने दान सागर, अद्भुत सागर जैसे किताब, प्रसिद्ध किताब लिखा था दोस्तों। जिसने दोस्तों दान सागर, अद्भुत सागर जैसे प्रसिद्ध किताब, खगोल विद्या की किताब लिखा था दोस्तों, जिसका विषय क्या था दोस्तों? खगोल विद्या, एस्ट्रोनॉमी। अगला है, लक्ष्मण सेन भी उस वंश का महान शासक था, जिसने उसके दरबार में कौन कौन कवि थे दोस्तों? जयदेव दरबारी कवि थे। इसके दरबार में कौन कवि थे दोस्तों? जयदेव दरबारी कवि थे, जिनकी रचना क्या है? गीत गोविंद। लक्ष्मण सेन जयदेव दरबार, उसके दरबार में कौन कवि थे दोस्तों? जयदेव थे, जिसकी रचना क्या है? गीत गोविंद। और इसने, लक्ष्मण सेन ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। उस समय के प्राचीन राजाओं में कई लोगों ने परम भागवत की उपाधि धारण की है, उसी में एक ये भी थे, लक्ष्मण सेन। और इसी के दरबार में धोई भी था, जिसकी रचना कौन सी है दोस्तों? पवन दूत। ये 2 रचनाएं आप याद कर लीजिएगा, पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट वे में है कि जयदेव किसके दरबार में
कवि था तो सेन वंश के लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव था। उसकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है दोस्तों? गीत गोविंद है। और दूसरा कवि कौन था? धोई, जिसकी प्रसिद्ध रचना कौन है? पवन दूत। धोई, पवन दूत और जयदेव गीत गोविंद। नेक्स्ट हमारा शिशुपाल वध नाटक किसकी रचना है? तो ज़्यादा बताने जरूरत नहीं दोस्तों, महाकवि माघ ने लिखा था इसको, शिशुपाल वध। एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट या नरसिंह वर्मन? बताएं दोस्तों। तो एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनाया था दोस्तों? कृष्ण प्रथम, जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अगला है कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया दोस्तों? कांची का कैलाश मंदिर, तो कांची का कैलाश मंदिर किसने बनाया दोस्तों? नरसिंह वर्मन सेकेंड ने, जो पल्लव वंश का शासक था, उसने कांची का कैलाश मंदिर बनवाया। तो एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनाया दोस्तों? कृष्ण प्रथम ने। कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया है? नरसिंह वर्मन ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? बताइएगा दोस्तों, अभी बताया हूं मैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? सिंह, विष्णु या भोज? तो भोज तो होगा नहीं दोस्तों, ये तो आपको परमार वंश में चला जाएगा। ये कौन सा होगा दोस्तों? सिंह विष्णु। पल्लव वंश संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। चोल काल में गांव को क्या कहा जाता था? बताएं दोस्तों। चोल काल में गांव को क्या कहा जाता? कुर्रम, नाडु, वलनाडु? बताएं दोस्तों। तो चोल काल में गांव क्या कहा जाता था दोस्तों? कुर्रम। और गांव से थोड़े बड़े को क्या कहा जाता था? नाडु। और उससे बड़े को क्या कहा जाता? वलनाडु। तो अब ऐसे करिएगा, इंक्रीज होते जा रहे हैं। कुर्रम से बड़े गांव को कुर्रम, उससे बड़े को नाडु, और उससे सबसे बड़े को क्या बोलता था? वलनाडु। अगला है शक्ति और ज्ञान को ईश्वर की प्राप्ति का साधन बताया। किसने बताया दोस्तों? शंकराचार्य ने या रामानुज ने? बताया दोस्तों। तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो शक्ति और ज्ञान को ईश्वर की प्राप्ति का साधन किसने बताया? शंकराचार्य ने बताया दोस्तों। इन्होंने कहा था शक्ति और ज्ञान के माध्यम से ही हम शंकराचार्य ने बताया कि शक्ति और ज्ञान के माध्यम से ही हम परमेश्वर को पा सकते हैं। और इनका विश्वास क्या था? अद्वैतवाद में, मतलब ज्ञान के माध्यम से ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति मार्ग किसका था दोस्तों? ये भक्ति मार्ग थे कौन? आपके रामानुज। रामानुज किस पे थे दोस्तों? भक्ति मार्ग पे। इनका विश्वास था कि भक्त के माध्यम से ही भगवान को पाया जा सकता है। और इनका मत क्या था? विशिष्टत्ववाद, मतलब विष्णु की भक्ति करने पर ही आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो शंकराचार्य क्या थे? शक्ति और ज्ञान के माध्यम से परमेश्वर को पाना। और रामानुज क्या कहते थे? कि विष्णु की भक्ति करके परमेश्वर को पाया जा सकता है। शंकराचार्य को आपको पता ही दोस्तों कि इन्होंने मठों की स्थापना, 4 मठों की स्थापना की थी चारों दिशाओं में। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना का श्रेय किसने जाता है? शंकराचार्य को ही जाता है। नेक्स्ट हमारा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? जावा या कंबोडिया? तो दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। पल्लव शासकों ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? महाबलीपुरम, रथ मंदिर या कोणार्क? बताएं दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों कि पल्लव शासकों ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? महाबलीपुरम, जिसे रथ मंदिर भी बोलते हैं। पल्लव शासकों ने किस मंदिर का निर्माण कराया दोस्तों? महाबलीपुरम। संसार का विशाल बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? पूरे विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो बोरोबुदुर, इंडोनेशिया में सबसे बड़ा मंदिर है, जो कहाँ पे है? जावा, इंडोनेशिया के जावा जगह पे है बोरोबुदुर मंदिर। नेक्स्ट हमारा महान संस्कृत कवि दंडी किसकी राजधानी में थे? बताएं दोस्तों। महाकवि दंडी जो संस्कृत महान विद्वान थे, किसकी राजधानी में थे? नरसिंह वर्मन सेकेंड, पल्लव वंश या कृष्णदेवराय? तो दोस्तों कहाँ पे थे? किसके दरबार में थे? तो नरसिंह वर्मन सेकेंड में। कृष्णदेवराय नहीं थे, नरसिंह वर्मन सेकेंड, पल्लव वंश का जो शासक था, उसके दरबार में कौन थे? महान कवि दंडी। नेक्स्ट हमारा मध्यकालीन भारत। मोहम्मद साहब को मक्का, देखिए यहाँ पे आपका एंशिएंट क्या होता है दोस्तों? समाप्त हो जाता है, मतलब आपका SCRT समाप्त हो जाती है। और मैंने हर वो क्वेश्चन दिए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो एग्जाम में आए हुए थे। तो यहाँ पे दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त होती है। अब हम कहाँ चलेंगे दोस्तों? मेडिवल में चलेंगे। मध्यकालीन भारत। मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना क्या कहलाता है? बताएं दोस्तों। मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों?
हिज्र या हिजरत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? हिज्र या हिजरत कहलाता है। और वो कब हुआ था दोस्तों? 21 जून 622 एडी में। 21 जून 622 एडी में मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। और इसी के बाद हिज्र कैलेंडर, जो मतलब माइनॉरिटी लोगों का कैलेंडर होता है, हिज्र कैलेंडर, खलीफा उमर के समय 639 एडी में शुरू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना क्या कहलाता है? तो हिजरत, हिज्र 21 जून 622 एडी। इसी के बाद हिज्र कैलेंडर खलीफा उमर के समय 639 एडी में शुरू किया गया। नेक्स्ट है हमारा, इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत कौन कौन है? तो समता है, समानता है और बंधुत्व है। तो 2 बात याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद साहब को का मक्का छोड़कर मदीना जाना क्या कहलाता है? हिजरा, हिजरत कहलाता है। ये कब हुआ था? 622 एडी में। कब हुआ था? और फिर हिजर कैलेंडर कब जारी हुआ? तो खलीफा उमर के समय में 639 एडी में। नेक्स्ट हमारा, अल्लाह ने जो दूत पैगंबर साहब को हीरा की पहाड़ी पर संदेश देने के लिए भेजा था, उसका नाम क्या था? तो दोस्तों आपको पता है कि पैगंबर साहब हीरा की पहाड़ी पर अपना वो तपस्या टाइप का कुछ कर रहे थे, तभी अल्लाह द्वारा भेजा गया जो दूत था उसका नाम क्या था? जिब्राइल था। और जो जिब्राइल ने जो पैगंबर साहब को जो संदेश सुनाया उसे क्या कहा जाता है? कुरान। जो मुसलमान लोगों के लिए वो जो किताब, हम लोग जैसे हम लोग के लिए गीता और है और ईसाइयों के लिए बाइबल है, उसी तरह उन लोगों के लिए क्या है? पाक घर ग्रंथ क्या कह लीजिए, क्या है? कुरान। तो जिब्राइल द्वारा दिया गया पैगंबर को संदेश क्या कहलाता है दोस्तों? कुरान कहलाता है। और फिर जो पैगंबर साहब ने उस संदेश को सुनकर लोगों को जो संदेश दिया गया वो क्या कहलाता है दोस्तों? चलिए इस सब दिया हुआ है, आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि सब मैंने दिया हुआ है आंसर। तो अल्लाह ने जो दूत पैगंबर साहब को हीरा की पहाड़ी पर संदेश देने के लिए भेजा था उसका नाम क्या था दोस्तों? तो जिब्राइल था। मतलब दूत का पूछ देगा, दूत का नाम क्या था? जिब्राइल। जिब्राइल ने जो संदेश पैगंबर को दिया वह कुरान कहलाता है, किंतु पैगंबर साहब ने जो संदेश दिया लोगों को दिया वो उसे क्या कहते थे? तो बताया दोस्तों क्या कहते थे? हदीस या हदीत। हदीस या हदीत मतलब पैगंबर साहब जो लोगों को संदेश दिया करते थे कुरान के माध्यम से, जिब्राइल ने जो दिया पैगंबर को कुरान कहलाया, और जो पैगंबर साहब लोगों को संदेश देते थे उसे क्या बोलते थे? हदीस या हदीत। और शरीयत क्या होता है दोस्तों? ये भी सुन लीजिए। तो किसी इस्लामिक स्टेट को चलाने के जितने भी नियम कानून होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके शरीयत कहलाते हैं। जिब्राइल द्वारा दिया गया पैगंबर संदेश कुरान, पैगंबर साहब द्वारा दिया गया लोगों को संदेश हदीस या हदीत, और उसके बाद किसी इस्लामिक स्टेट को चलाने के लिए जितने भी नियम कानून होते हैं उससे क्या बोलते हैं? शरीयत बोलते हैं। और आपको पता है दोस्तों पैगंबर को क्या माना जाता है? पैगंबर को भगवान द्वारा भेजा गया दूत बोला जाता है, मैसेंजर ऑफ गॉड। अगला है, भारत में अरबों के आक्रमण किसके समय हुआ? बताएं दोस्तों, भारत में अरबों का आक्रमण किसके समय हुआ था? तो दोस्तों भारत में अरबों का आक्रमण कह लिया जाए तो सबसे पहले किसके समय हुआ था दोस्तों? खलीफा उमर के समय हुआ था। लेकिन ये कुछ सुनियोजित नहीं था, एक पश्चिमी तटों पे हुआ था ये, लेकिन कुछ ज़्यादा सुनियोजित नहीं था। और ये कब हुआ था दोस्तों? 636 एडी में थाना पश्चिमी घाट पे हुआ था अरबों का आक्रमण। लेकिन एक तरह समझ जाए पूरे मतलब प्लानिंग के तहत जो आक्रमण हुआ था अरबों का, वो किसके समय हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के समय 712 एडी में, जो सिंध देहल में हुआ था। सिंध मतलब पाकिस्तान में है, सिंध देहल में हुआ था। तो मोहम्मद बिन कासिम के समय सबसे पहली बार अरबों का आक्रमण हुआ था। लेकिन एग्जाम में पूछ दे ये कि अरबों का आक्रमण किसके काल सबसे पहले हुआ था? चूंकि दोस्तों तो एससीईआरटी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, तो खलीफा उमर के समय हुआ था थाना पश्चिमी घाट में। तो हम इसी को ही आंसर मारेंगे, इसी को ही। अगर ये ऑप्शन नहीं और ये है तो इसको भी मार देंगे, लेकिन अगर पूछ देता है एससीईआरटी में तो ये आपको यही होगा, खलीफा उमर के समय। खलीफा उमर के समय ही क्या हुआ था दोस्तों? हिजरत कैलेंडर भी स्टार्ट हुआ था। 636 में हुआ है, 639 में खलीफा उमर के समय आपका हिजरत कैलेंडर स्टार्ट हुआ था। अगला है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के किस शासक को पराजित किया था? बताएं दोस्तों। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के किस शासक को पराजित किया था? तो किसको पराजित किया था दोस्तों? दाहिर को। किसको पराजित किया था? दाहिर को पराजित किया था। और ये जानकारी किससे मिलती है दोस्तों? चचनामा से मिलती है, लेकिन इसके लेखक की कोई जानकारी नहीं मिलती है। एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखा गया है, किताब है चचनामा, उससे जानकारी मिलती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया था। अभिलेखों से प्राप्त नहीं होता है, ये गलत है। अगला है, भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम की जानकारी कैसे आई? भारत के उत्तरी हिस्सों में
मतलब उत्तरी हिस्सों में भारत के इस्लाम की जानकारी में, इस्लाम जैसा कोई धर्म है, ये किसकी जानकारी कैसे आई? ईरानी रिफ्यूजियों से या गुलाम वंशों? तो गुलाम वंशों तो बहुत बाद में आए थे दोस्तों, उससे पहले ही ये पता चल गया था। ये कब आया था दोस्तों? ईरानी रिफ्यूजी जो थे, ईरानी शरणार्थी जो थे, ईरानी रिफ्यूजी न दे के शरणार्थी भी दे सकता है, तो ईरानी शरणार्थियों के माध्यम से पता चला था कि भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम की जानकारी आई। नेक्स्ट हमारा सोमनाथ मंदिर, जिस पर मोहम्मद गजनी ने 1024 एडी में आक्रमण किया था, वह गुजरात के किस क्षेत्र में स्थित है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन भी काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन देके जा रहा है कि सोमनाथ में आक्रमण हुआ था, किसने किया था? मोहम्मद गजनी ने किया था। कब किया था? 1024 एडी में किया था। वह अब पूछ रहा है गुजरात के किस क्षेत्र में स्थित है? तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। अगर ये पूछे किस जिले में स्थित है, तो गिर जिले में स्थित है। किस क्षेत्र में स्थित है? वेरावल, सौराष्ट्र। कहाँ है दोस्तों? तो सोमनाथ का मंदिर, जिस पर मोहम्मद गजनी ने 1024 एडी में आक्रमण किया था, वह गुजरात के गिर डिस्ट्रिक्ट के वेरावल क्षेत्र में स्थित है, जिसे सौराष्ट्र कहते थे। इसमें सौराष्ट्र क्या हो गया? आपका गुजरात हो गया। ज्योतिर्लिंग की स्थापना किस वर्ष सोमनाथ में की गई? बताएं दोस्तों। तो ज्योतिर्लिंग की स्थापना किस वर्ष सोमनाथ में की गई दोस्तों? तो 11 मई 1951 में की गई थी शंकराचार्य के द्वारा। और सोमनाथ मंदिर जो टूट गया था, तो इसे कौन बनवाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये भी याद रखिएगा आप लोग। अलबरूनी का मूल नाम क्या था? बताएं दोस्तों। अलबरूनी का मूल नाम क्या था? तो क्या नाम था दोस्तों? अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद क्या ना था ना? ये अलबरूनी जो था, ये पहला मुसलमान बनेगा जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। लेकिन इसे का एक कथन आ जाता है कि अलबरूनी ऐसा मानता था कि भारत के लोग बड़ा घमंडी हैं। उनको ऐसा लगता है कि भारत जैसा देश कहीं और नहीं है किसी जगह। तो यहाँ की संस्कृति से, यहाँ के कल्चर से, यहाँ के रंग रूप से बड़ा उसे मतलब लगाव था अलबरूनी को। लेकिन इसने किताब में साफ लिखा हुआ है कि ऐसा उसको विश्वास था, ऐसा मानता था कि यहाँ के लोग बड़ा घमंडी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भारत जैसा देश, कोई ऐसा देश और कहीं जगह नहीं है। तो अगर ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देता है दोस्तों, तो उसे आप गलत मत कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अलबरूनी भारत को मानता नहीं था। अलबरूनी बहुत मानता था। पुराण का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान भी कौन बनेगा? अलबरूनी बनेगा। देखिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्वेश्चन है यहाँ पे कि अलबरूनी जिसका जन्म, देखिए दोस्तों, अलबरूनी का पूरे जन्म कहाँ हुआ था? 973 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म या खरीज भी आ जाता है, खिज्र भी आ जाता है, तो दोनों सही है दोस्तों। ख्वारिज्म या खिज्र जो कहाँ पे आता है? सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में जन्म हुआ। उसने किस भाषा में भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया था? फिर से सुनिए, अलबरूनी जिसका जन्म 973 एडी, ख्वारिज्म मध्य एशिया में जन्म हुआ, उसने किस भाषा में भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया था? बताएं दोस्तों। किसमें किया था दोस्तों? संस्कृत में किया था। ये काफी सरप्राइजिंग बात है कि अलबरूनी ने सारा अध्ययन किसमें किया था? ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन भारतीय दर्शन का किसमें अध्ययन किया था दोस्तों? संस्कृत में किया था। अलबरूनी की किताब जो फारसी में लिखी गई है, उसका नाम क्या है? बताए दोस्तों। तो उसका क्या नाम है? तहकीक-ए-उल-हिंद या फिर किताब-उल-हिंद। दोनों एक उसी का नाम है, एक ही किताब का नाम तहकीक-ए-उल-हिंद या किताब-उल-हिंद। अगला है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, तो कौन था दोस्तों? अलबरूनी, वही बताया मैंने। अगला है, मोहम्मद गोरी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो मोहम्मद गोरी जन्म किस स्थान पर हुआ दोस्तों? तो गोर अफगानिस्तान में सन 1149 एडी में। 1149 एडी में गोर अफगानिस्तान में। और काबुल में क्या है दोस्तों? तो बाबर का मकबरा है। मोहम्मद गोरी ने भारत में पहला आक्रमण किस पर किया था? तो किस पर किया था दोस्तों? 1175 एडी में। किस पे? मुल्तान में। मुल्तान में 1175 एडी पर मोहम्मद गोरी ने भारत में पहला आक्रमण किया था। और अरबी लोग मुल्तान को क्या बोलते थे? सिटी ऑफ गोल्ड, मतलब स्वर्ण नगरी। ये अरबों द्वारा बोला जाता है। अरबियों को बोला, अरबी बोलते थे इसे। अरबी बोलते थे क्या दोस्तों? स्वर्ण नगरी को बोलते थे। किसको? मुल्तान को। तराइन का पहला युद्ध जो 1191 ईस्वी में, मतलब तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कहाँ हुआ था? करनाल, हरियाणा या पानीपत? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? करनाल, हरियाणा में। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद गोरी को गुजरात में चालुक्य वंश के किस राजा ने पराजित किया था? बताएं दोस्तों। मोहम्मद गौरी को गुजरात में चालुक्य वंश के किस राजा ने पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था दोस्तों? भीम
सेकेंड या मूलराज द्वितीय ने इसे पराजित किया था। अगला है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद किसने स्वयं को भारत में तुर्क का घोषित कर दिया था? मतलब मोहम्मद गौरी के मरने के बाद किसने अपने आप को तुर्क राज्य का घोषित कर दिया था, अधिकारी घोषित किया था? तो आपको पता है सब कहानी कि मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्वयं को क्या कर दिया था दोस्तों? मोहम्मद गौरी के मरने के बाद स्वयं को ही राजा, गुलाम वंश का राजा घोषित कर दिया था। जिस सरदार जिन्हें कहा जाता था और अफगान कबीले के होते थे, मतलब सरदारों को क्या कहा जाता? जो कबीलों के और तुर्कों के अफगान कबीलों को क्या कहा जाता? सरदार के क्या कहा जाता था? अमीर। जो शासन से संबंधित होते थे उन्हें क्या कहा जाता था सर दोस्तों? गुलाम वंश में आपका गुलाम वंश का हाँ, गुलाम वंश में सरदार जिन्हें कहा जाता, तुर्क और अफगान कबीलों को क्या कहा जाता दोस्तों? अमीर। शासन जितने भी शासन से संबंधित फैसले, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से जितने भी फैसले होते थे शासन से, उसे क्या बोला जाता था? अमीर बोला जाता था। और उलेमा किस में बोला जाता था दोस्तों? तो धार्मिक अधिकारी को। एक मिनट मैं थोड़ा पानी पी लूँ। देखिए दोस्तों, सरदार जिन्हें कहा जाता था तुर्क और अफगान है, ये अफगान कबीलों के होते थे, तो उन्हें क्या बोला जाता दोस्तों? अमीर बोला जाता था। जो क्या होते थे? शासन, मतलब राजा के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करते थे, जो राजा को समय पड़ने पर अपना सलाह भी दिया करते थे। और उलेमा किसे कहते हैं दोस्तों? जो धार्मिक अधिकारी होते थे, जो रिलीजियस वे में काम करते थे, जो धार्मिक मामलों से जुड़े होते थे, उन्हें क्या बोला जाता था? उलेमा। तो ये पूछ दे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय शासन से संबंधित लोगों को क्या कहा जाता था? तो अमीर। और धार्मिक समूह से जुड़े लोगों को क्या कहा जाता था? उलेमा। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन तुर्की चहलगानी बनाया? बताया दोस्तों, किसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन तुर्की चहलगानी बनाया? तो किसने बनाया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने। क्योंकि उस कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद कौन बनेगा? गजगदी कौन आएगा? इल्तुतमिश आएगा। और इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। मतलब मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश। तो इसलिए इसको कहा जाता है गुलामों का गुलाम। और इस तरह देखा जाए तो इल्तुतमिश को ही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने बड़ी काम किए थे दिल्ली के विकास में। जैसे हर इक्ते में सुल्तान अपने जिम्मेदार सेनापति को नियुक्त करता है, जिसे कहा जाता था हर इक्ता मतलब क्या होता है? क्षेत्र। तो कह रहा है कि विजित क्षेत्र, जो मतलब जो अधिकार क्षेत्र में आता था उसे इक्ता बोलते थे, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इक्तेदार कहा जाता था, अख्तदार कहा जाता है, या मुक्ति या वली। तो इक्तेदार प्रथा भी कौन लेकर आता है दोस्तों? इल्तुतमिश लेकर आता है। इल्तुतमिश ही इक्तेदार प्रथा लेकर आता है। तो जो सुल्तान अपने जिम्मेदार सेनापति को नियुक्त करता है उसे क्या कहा जाता है? इक्तेदार, अख्तदार, मुक्ति या वली कहा जाता था। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है दोस्तों? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा, अफगान लोग गर्म प्रदेश को क्या कहते थे? तो क्या कहते दोस्तों? खल्ज बोलते थे। अगला देखिए, किसने अलाउद्दीन के सेनापति के रूप में दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना, वारंगल, होयसल, तंजौर राज्यों को विजित कर अधीनस्थता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था? तो किसने किया था दोस्तों? मलिक गफूर। इसे गुजरात से खरीद कर लाया गया था। इसे 1000 दिनारी भी बोलते थे। 1000 दिनार में इसे खरीद कर लाया गया था। और इसे जलालुद्दीन ने इसको पेश किया था अलाउद्दीन को। जलालुद्दीन उसका चाचा था, और इसको ही मारकर अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट हमारा, अलाउद्दीन खिलजी पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए किस यंत्र की प्रथा शुरू की थी? देखिए, अलाउद्दीन ने बहुत सारे काम किए थे। अलाउद्दीन खिलजी पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए किस यंत्र की प्रथा की शुरुआत की थी? तो किस यंत्र की शुरुआत की थी दोस्तों? बिस्वा। अभी भी गांव में होता है, एक बिस्सा जमीन है, तो इसी के अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी। और गज कब आएगा दोस्तों? गज आएगा सिकंदरी। गजे सिकंदरी कब आएगा? जब सिकंदर लोदी आता है तब वो लेकर आता है गज। उसी से प्रथा चल जाती है गजे सिकंदरी। तो ये भी भूमिका मापने का ही एक वे था। अगला है, बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त हैं जिनके प्रमुख क्या कहलाते थे? बताएं दोस्तों। बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त हुए जिनके प्रमुख क्या कहलाते थे?
तो क्या कहलाता है दोस्तों, शहनाए मंडी, मतलब बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल और अधिकारी क्या कहलाते थे, शहनाए मंडी। शहना मतलब होता है दोस्तों अधिकारी, ऑफिसर्स, ए मंडी। और ये दोस्तों क्या है, दीवाने रियासत क्या होता था दोस्तों, तो ये एक तरह का एक ऑफिस होता था जिसमें आपका बाजार के नियंत्रण के कानून वगैरह बनाए जाते थे, उसे क्या बोलते थे, दीवान ए रियासत, ऑफिस ऑफ कंट्रोलिंग मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा इज कॉल्ड दीवान ए रियासत, एंड ऑफिसर ऑफ रिलेटेड हु बिलोंग्स टू मार्केटिंग दैट इज कॉल्ड शहनाए मंडी। नेक्स्ट है हमारा 3 क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू की थी, तो आपको सबको पता है किसने की थी दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में एक विशाल टैंक जिसे हौज ए खास कहा जाता था, जिसका निर्माण किसने करवाया था, बताएं दोस्तों, हौज ए खास। तो पता है आपको दोस्तों, जितने भी आपके कहीं भी घूमने चले जाए हिस्टोरिकल प्लेस में, जितने भी आपको मतलब तालाब या आपके ये जितने पानी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें मिलती हैं, ये सब इस्लाम धर्म की में ही बनवाया गया है। क्यों, क्योंकि इस्लाम धर्म का उदय ही जहाँ हुआ तो वहाँ पानी की बहुत किल्लत थी, इसलिए वो जितने भी मुसलमान शासक आए, इस्लामिक रिलेटेड जो भी शासक थे, वे हौज को बनाना, पानी वाला बनाना, नदियों बनाना, तालाबों को निर्माण करना बड़े सबब का काम समझते थे। इसीलिए क्या है दोस्तों, दिल्ली में एक विशाल टैंक जिसे हौज खास कहा जाता है, उसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्योंकि बाद में इसमें फिरोज शाह तुगलक ने भी इस पर काम करवाया था, तो इसका भी नाम जुड़ता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हौज खास का निर्माण किसने करवाया था, तो और ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी लगाएंगे। अगर ये नहीं है और फिरोज शाह तुगलक है, तो उसका भी नाम गलत नहीं होगा। मतलब दोनों नाम, अगर अलाउद्दीन खिलजी है तभी सही है, अगर ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी नहीं है तो बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उसमें मरम्मत का कार्य किया हुआ था हौज खास में, इसलिए फिरोज शाह तुगलक भी हो सकता है। और अगला है दोस्तों, हौज सुल्तानी किसने बनवाया था दोस्तों, तो किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने हौज सुल्तानी बनवाई थी, जिसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, आपको पता ही है, भाई बताया मैंने। अमीर खुसरो व बर्नी किसके दरबार में थे, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन, तो अमीर खुसरो किसके दरबार में था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी किसके दरबार, सॉरी अमीर खुसरो किसके दरबार में था, अलाउद्दीन खिलजी, और बर्नी भी उसी के दरबार में था। अमीर खुसरो ने लिखा था, और खुसरो दरिया प्रेम का, ऐसा बहुत सारे उसने लिखा हुआ है। फुर्सत के दिनों में अलाउद्दीन खिलजी बैठकर अमीर खुसरो से कविताएं सुनता था। और अमीर खुसरो और बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन था दोस्तों, बर्नी सबसे पहले, बर्नी कहाँ किसके दरबार में था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में था। और खुसरो सबसे पहले किसके दरबार में था, बलबन के दरबार में था। उसके बाद वो खिलजी के दरबार में आया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके टेलीग्राम लिंक के लिए ज्वाइन करके आप इसका PDF पा सकते हैं। दोस्तों बड़ा मेहनत लगता है, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।